हेलो एवरीवन। देखिएगा अपन ने लास्ट क्लास में जो है वो सॉलिड स्टेट में वॉइड पैकिंग वगैरह सब कुछ पढ़ लिए थे। आज अपन स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड और उसके बाद डिफेक्ट लास्ट लेक्चर में बात आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की संरचना, इनकी बात करेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स की संरचना मेजरली अपन ने तीन पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। ठीक है, मेजरली तीन पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट अपन देख रहे हैं एबी टाइप स्ट्रक्चर। एबी टाइप स्ट्रक्चर, एबी टाइप स्ट्रक्चर का मतलब क्या? एबी टाइप स्ट्रक्चर बोले तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जिसमें कैटायन, धनायन और ऋणायन, एनायन, कैटायन और एनायन का जो नंबर का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए? 1:1। अगर कैटायन और एनायन के नंबर का रेशियो धनायन एवं ऋणायन के नंबर संख्या का अनुपात अगर 1:1 हो तो उसे एबी टाइप स्ट्रक्चर बोलेंगे। तीन फेमस एग्जांपल है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट NaCl स्ट्रक्चर, NaCl संरचना। बड़ा बात सुनना, ढंग से बात सुनना। मैं आपको जो है वो ऐसे रट्टा नहीं मारना है। आपको फिक्स्ड एक चीज बताऊंगा, उस चीज को ध्यान में रखे तो उससे क्या है आपका काम हो जाएगा पूरा। पहला पॉइंट समझिएगा, मैंने आपको ये बोला कि रेडियस ऑफ Na प्लस एंड रेडियस ऑफ सुने, रेडियस ऑफ Na प्लस और रेडियस ऑफ Cl माइनस, ये मेरे को गिवन है। रेडियस ऑफ Na प्लस एंड रेडियस ऑफ Cl माइनस, ये अगर मेरे को गिवन हो जाए, कहीं से डेटा मिल जाए, तो मैंने क्या किया, इसका रेशियो कैलकुलेट कर लिया। R ऑफ दी Na प्लस टू R ऑफ दी Cl माइनस, ये 0.532, 0.532। कैटाइन से एनाइन की रेडियस का रेशियो धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो रेडियस रेशियो कहलाता है। तो रेडियस रेशियो देखे 0.414 से तो ज्यादा आया, लेकिन 0.732 से कम है ये वाला, देखो। तो इसका मतलब नेचर ऑफ वॉइड, वॉइड की प्रकृति जो होगी किस टाइप की वॉइड होगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बोलो, होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये होगी अष्टफलकीय रिक्ति आ जाएगी। यहां तक बात क्लियर? अब सुनिए बात को, मैंने क्या बोला था, जनरली वॉइड में कौन जाता है? कैटाइन। तो Na प्लस कहां पे जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां पे होती है? बॉडी सेंटर पे प्लस भुजा केंद्र एज सेंटर पे। बोलो, कल लिखाया था ना। आगे बात करते हैं। Cl माइनस, Cl माइनस बनाएगा CCP, CCP बनाएगा, इसका मतलब एक तो कॉर्नर पे होगा प्लस कहां पे होगा? फेस सेंटर पे, फलक केंद्र पे। हाँ या ना? बात क्लियर हो गई? तो Na प्लस की लोकेशन पूछता है अब एग्जाम में कि NaCl के स्ट्रक्चर में Na प्लस कहां पे होता है? 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। Cl माइनस कहां पे होता है? CCP स्ट्रक्चर में। CCP स्ट्रक्चर का मतलब कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे। कहां पे होगा? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे। बोलो हाँ या ना? ओके मामला। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब अपन नंबर कैलकुलेट करते हैं, इनका नंबर कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट, Na प्लस की संख्या, Na प्लस की संख्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है? 4। ये लो। Cl माइनस की संख्या, CCP में कितने परमाणु होते हैं इफेक्टिवली? 4। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा Na4Cl4, या फिर NaCl रखते हो तो Z इक्वल टू कितना होगा? 4 होगा। NaCl रखते हो तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। अब सुने बात को, सुनना बात को ढंग से। Na प्लस जो है, Na प्लस जो है वो तो एज सेंटर है। ये एक, अगर इस टाइप से मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूं, एक दो आयन दिखा रहा हूं, ज्यादा दिखा भी नहीं रहा हूं, मेरे को एक रिलेशन लेके आना है इसलिए।
ये Cl माइनस पर कॉर्नर हो गया, ये लो कॉर्नर पे Cl माइनस, और यहां पे Na प्लस हो गया, ये लो। ठीक है, तो मेरे को चाहिए रेडियस ऑफ द Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू A/2। ये देखो ये रिलेशन आ गया, रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ द Cl माइनस इज इक्वल टू A/2। ठीक है बात। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट, Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी धनायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है निकटतम ऋणायन, निकटतम Cl माइनस आयनों की संख्या, ये हो जाएगी। ठीक है, Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा निकटतम Cl माइनस आयनों की संख्या आ जाएगा। और Cl माइनस का जब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूंगा तो निकटतम Na प्लस आयनों की संख्या हो जाएगी। एक बात सुनना ढंग से, एक बात सुनना ढंग से, अगर मैं बोलूं कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है कौन, Na प्लस, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, ये लो Na प्लस का तो 6 आ गया। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का खुद का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6 होता है, तो Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो इसका भी 6 हो जाएगा। Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो मैंने कहा देखो Cl माइनस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो निकटतम Na प्लस आएगा, तो Na प्लस इससे कितनी दूरी पर है, Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर निकटतम Na प्लस आएगा। Na प्लस इससे कितनी दूरी पे बताओ, A/2 दूरी पर। A/2 दूरी पे बताओ कितने आयन होते हैं, A/2 दूरी पर कितने आयन होते हैं 6। तो NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा 6⁻6, पहले कैटायन का और फिर एनायन का लिखा जाता है, पहले धनायन का और फिर ऋणायन का, ये होगा। आपको तो बस ये वाला पॉइंट एक ध्यान रखना था, बस ये मेन पॉइंट है, अगर ये याद रख लोगे तो पूरा काम हो गया आपका। ये पॉइंट याद रखो, पूरा काम हो जाएगा। देखो ये आते ही वॉइड की प्रकृति आ जाएगी, वॉइड की प्रकृति आती है आपको मालूम चल जाएगा धनायन कहां पे जाना है, ऋणायन कहां पे जाना है, फिर धनायन ऋणायन की संख्या आ जाएगी, फॉर्मूला आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ए और आर में रिलेशन आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। एक सेकंड एग्जांपल और देखिए जिससे आपको और आइडिया चले कि हाँ अपन यही काम कर रहे हैं। देखो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की बात करूं तो फर्स्ट आर ऑफ द सीजियम प्लस मेरे को गिवन हो और रेडियस ऑफ द Cl माइनस मेरे को गिवन हो, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए। अगर ये गिवन है उस कंडीशन में मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, ये 0.9 के आसपास आया 0.9। मेरे को तो बस ये डेटा याद रखना है कि सीजियम क्लोराइड में सीजियम प्लस से Cl माइनस का रेडियस रेशियो जो होता है वो 0.9 होता है, बस याद रख लिया आपका काम हो गया। ये रेडियस रेशियो जो है वो 0.732 से तो ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, तो इसका मतलब वॉइड की जो प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी, क्यूबिकल। कौन सी वॉइड हो जाएगी, क्यूबिकल, गणनीय वॉइड है। गणनीय वॉइड कब बनती है, जब क्यूब के कॉर्नर पे 8 एटम हो तो बॉडी सेंटर पे क्या बनता है बताओ, क्यूबिकल वॉइड। तो बस वही बात है, अब जिसको वॉइड अच्छे से समझ में आई थी उसका काम हो जाएगा। सीजियम प्लस क्यूबिकल वॉइड में होगा, क्यूबिकल वॉइड कहां पे थी, बॉडी सेंटर पे, और Cl माइनस सारे कहां पे थे, कॉर्नर पे। हो गया काम। चलो अगला पॉइंट, 4th नंबर, सीजियम प्लस की संख्या। बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1 होता है, Cl माइनस की संख्या, कॉर्नर कितने हैं 8, कंट्रीब्यूशन 1/8 इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीजियम क्लोराइड डायरेक्ट, Z1 है इसका, रिलेशन लेके आना है। बॉडी सेंटर पे तो है ये बॉडी डायगोनल है, कॉर्नर पे तो Cl माइनस, कॉर्नर पे Cl माइनस, और यहाँ पे बॉडी सेंटर पे कौन है, यहाँ पे सीजियम प्लस। तो रेडियस ऑफ द सीजियम प्लस प्लस रेडियस ऑफ द Cl माइनस इज इक्वल टू √3a/2। कितना हो जाएगा, √3a/2 हो जाएगा ये, बोलो ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 नंबर पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर।
सीजियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्यूबिकल वॉइड में है तो 8 होगा। Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर, Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है निकटतम सीजियम प्लस, कितनी डिस्टेंस पे, √3a/2, √3a/2 पे कितने होते हैं 8, तो सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8⁸ बोलो। ठीक है यहां तक, चले आगे, चलो चले आगे, लो चलो आगे बात करते हैं थर्ड टाइप के स्ट्रक्चर की, ZnS की। ठीक है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है ये, या फिर स्फेलेराइट स्ट्रक्चर है। जिंक ब्लेंड बोलो या स्फेलेराइट स्ट्रक्चर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ थिंग, रेडियस ऑफ Zn+2 टू रेडियस ऑफ S-2 लगभग 0.3 के आसपास आता है। Zn+2 से रेडियस ऑफ S-2 का जो रेशियो है वो 0.3 के आसपास आता है। ठीक है, अब सुनना बात को ढंग से, अगर ये आया तो रेडियस रेशियो देखो 0.225 से तो ज्यादा है, लेकिन 0.225 से तो ज्यादा है लेकिन 0.414 से कम है, तो इसका मतलब नेचर ऑफ वॉइड जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, चतुष्फलकीय रिक्ति बोलो, चतुष्फलकीय रिक्ति हो जाएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगी। नेचर ऑफ वॉइड जो होगी वो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय रिक्ति होगी। अच्छा आगे बात करते हैं थर्ड नंबर। अब ढंग से सोचना, S-2 तो सीसीपी बनाएगा, सीसीपी बनाएगा इसका मतलब कॉर्नर पे होगा प्लस फेस सेंटर पे होगा, फलक केंद्र पे होगा। यार ऐसे इंग्लिश चल जाएगी ना, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, या हिंदी में लिखूं कॉर्नर प्लस फेस सेंटर फलक केंद्र। Zn+2 अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में रख दिया तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो कितनी होती है 8, कल बताया था टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है 8, तो ये तो हो जाएगी 8 और ये होंगे 4, तो 8:4, 2:1, जबकि अपन कौन सा पढ़ रहे हैं AB टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, AB टाइप का स्ट्रक्चर। इसका मतलब Zn+2 भी कितने होने चाहिए 4 हुआ, इसका मतलब इसको ऐसा बोल दूं क्या 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे ही होगा, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे होगा। कभी कभार ऐसा वर्ड भी लिखा हुआ आ सकता है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, क्या लिखा हुआ आ सकता है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। बात क्लियर बोलो। अगला पॉइंट फोर्थ नंबर, Zn+2 की संख्या, Zn+2 की संख्या कितनी होगी 50% का मतलब 1/2, टेट्राहेड्रल वॉइड होती है 8 तो हो गए 4। S-2 की संख्या सीसीपी में 4, तो Zns का फॉर्मूला Zn4S4 या फिर Zns और Z कितना होगा 4 बोलो। अब लेके आना रिलेशन किसमें A और R में। टेट्राहेड्रल वॉइड होती कहां पे बॉडी डायगोनल पे, बॉडी डायगोनल पे ये कॉर्नर है, कॉर्नर पे कौन है S-2, 1/4 डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रल वॉइड, ये है 1/4 डिस्टेंस, यही बोला था। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ Zn+2 प्लस रेडियस ऑफ S-2 इज इक्वल टू √3a/4, क्या हो जाएगा √3a/4 आ जाएगा। ठीक है बात, चलो 6 नंबर, Zn+2 की कोऑर्डिनेशन नंबर, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, S-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बात बताओ S-2 है, सुनना बात को,
यहां से यहां मतलब S-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, निकटतम Zn+2। सुने बात को ढंग से, एक कॉर्नर लो आप, एक कॉर्नर 8 रूम में जाता है, एक कॉर्नर 8 रूम में जाता है, ये बात समझ में आ रही। एक कॉर्नर जो होता है वो 8 रूम में जाता है। कैसे? जैसे सपोज करो ये डस्टर है, ये कॉर्नर लिया आपने, ये वाला ये कॉर्नर है, तो देखो इसको अगर बाउंडेड करोगे ना आप, इसको बंद करना है तो एक डस्टर इसके पास लाके रखो, एक इसके आगे रखो 3, एक इधर रखो 4, तो ऊपर से खाली अभी 5 6 7 8, तो ये वाला कॉर्नर 8 रूम में शेयरिंग कर रहा है, तो इससे 8 बॉडी डायगोनल निकलेंगे। देखो पहला बॉडी डायगोनल ऐसे, दूसरा बॉडी डायगोनल ऐसे, तीसरा बॉडी डायगोनल ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऊपर वाले रूम में ऐसे, छठा इस वाले रूम में ऐसे, सातवां इस रूम में ऐसे, और आठवां ऐसे। हो गया 8 बॉडी डायगोनल। अब सुनना, 50% ही तो टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इसका मतलब इस वाले बॉडी डायगोनल पे अगर होगा तो इस वाले बॉडी डायगोनल पे नहीं होगा, इस वाले बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगी तो इस वाले पे नहीं होनी चाहिए। अब इस वाले बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगी तो इस वाले पे नहीं होगी, तो कितने होंगे? 4। कितने होंगे? 4 टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, 4 होगी। तो ये कॉर्नर्स जो है S-2 कितने Zn+2 से सराउंडेड होना चाहिए? 4 Zn+2 से क्या होना चाहिए? सराउंडेड होना चाहिए। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा S-2 का 4, तो ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4:4। क्या आ जाएगा? 4:4। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखें, इसको 1:1 नहीं लिखना है ना, 4:4 ही लिखे। ये तो जिंक ब्लेंड हो गया। जिंक का एक और होता है ZnS का नाम, वो होता है वुडजाइड। वुडजाइड, इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना में बस आपको ये ध्यान रखना, ये HCP स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बात? कैसा स्ट्रक्चर है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर जो है वो Zn+2 जो होगा वो होगा 6, और S-2 क्या होगा? 6। फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा ZnS, और Z कितना होगा? 6 होगा। ZnS और Z कितना होगा? 6 होगा। उसी अपन क्या बोलेंगे? वुडजाइड स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है बात? ये ध्यान रखना, बस HCP स्ट्रक्चर होता है। जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर ये वाला है। ठीक बात? ये तो हो गई अपनी AB टाइप के स्ट्रक्चर की सारी बात। अब अपन बात करते हैं AB2 या A2B टाइप। अगर कैटाइन और एनाइन का रेशियो इस वाले स्ट्रक्चर में A प्लस, मतलब कैटाइन और एनाइन लिख दो, ऐसे लिख दो, कैटाइन टू एनाइन का जो रेशियो है इसमें 1:2 है, और इसके अंदर जो है वो कैटाइन टू एनाइन का जो रेशियो है वो 2:1 है, 1:1 वाले नहीं है। ठीक है, चले अपन लिखते हैं पहला स्ट्रक्चर इसके अंदर CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर। बहुत अच्छे से ढंग से समझना, बहुत ढंग से समझना बात को जो बता रहा हूं। पहला पॉइंट, रेडियस ऑफ कैल्शियम+2 और रेडियस ऑफ फ्लोराइड माइनस में से कैल्शियम+2 बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? कैल्शियम+2 क्या होता है? बड़ा होता है। पहली बात तो फ्लोराइड आयन पूरी केमिस्ट्री में सबसे छोटा आयन है, एनाइन में बोलूं तो F- आयन पूरी केमिस्ट्री में सबसे छोटा एनाइन है। F- छोटा होता है सबसे, F- क्या होता है? सबसे छोटा होता है। ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो इसका मतलब वॉइड पे जो है वो कौन जाना चाहिए? F-, और मेन एटम कौन बनेगा? कैल्शियम+2। मैंने तुम्हें बोला था जनरली जो है वो वॉइड में कैटाइन जाता है, तो जनरली वर्ड इसलिए बोला, देखो यहां पे इस बार गड़बड़ हो गया मामला। ठीक है बात? अब सुनिए, समझना ढंग से, अब समझे। तो यहां पे रेडियस रेशियो याद नहीं रखना है आपको, याद क्या रखना था? कैल्शियम+2 और F- में बड़ा कौन होता है, इस चीज का आपको क्या करना था? फॉलो करना था। अब समझे बात को ढंग से। देखो इधर
मेन एटम अगर कैल्शियम प्लस 2 है तो कैल्शियम प्लस 2 सीसीपी बनाएगा, सीसीपी बनाएगा तो 4 एटम हो जाएंगे। सीसीपी का मतलब कहां कहां पे, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, कहां पे होगा, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। बारी आई एफ माइनस आयन की। अब ये 4 एटम है तो अपन को तो एनाइन डबल रखना है, 8 रखना है ना, देखो 1:2 चल रहा है, 8 रखना है। तो इसका मतलब अगर मैं कौन सी वॉइड लू के 8 आ जाएगी, तो टेट्राहेड्रल वॉइड। तो एफ माइनस कहां पे होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब बॉडी डायगोनल पे, कहां पे होगा, बॉडी डायगोनल पे, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे। ये तो आ गई लोकेशन। थर्ड नंबर मैंने कैलकुलेट करना है कैल्शियम प्लस 2 आयनों की संख्या। तो मैंने कहा कैल्शियम प्लस 2 आयन सीसीपी है तो 4 होगा, एफ माइनस आयनों की संख्या 8 होगी। अच्छा तो फॉर्मूला क्या होगा, मैंने कहा फॉर्मूला हो जाएगा CA4F8 तो CaF2Z इज इक्वल टू 4, CaF2Z इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 4। चलो अगली बात करते हैं, अगली बात करें। अगला पॉइंट देखें, रिलेशन का सेम रहेगा। सीसीपी है तो कैल्शियम प्लस 2 कॉर्नर पे हो जाएगा और F माइनस Zn प्लस 2 की जगह हो जाएगा। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कैल्शियम प्लस 2 प्लस रेडियस ऑफ F माइनस इज इक्वल टू √3a/4। कितना हो जाएगा, √3a/4 हो जाएगा। अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट देखना, रेडियस ऑफ द कैल्शियम प्लस 2 प्लस रेडियस ऑफ F माइनस √3a/4 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, F माइनस की कोऑर्डिनेशन नंबर। तो F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर तो बहुत आसान है, कैसे, टेट्राहेड्रल वॉइड में तो 4 हो जाएगा। Ca प्लस 2 की कोऑर्डिनेशन नंबर, अब ढंग से समझना, Ca प्लस 2 की कोऑर्डिनेशन नंबर, कैल्शियम प्लस 2 कहां पे, कॉर्नर पे, नियरेस्ट F माइनस कितने होंगे, मैंने कहा देखो एक कॉर्नर से 8 बॉडी डायगोनल पास होते हैं और इस बार सारे के सारे बॉडी डायगोनल पे कौन है, F है। तो 8 बॉडी डायगोनल पे 8 F होंगे तो 8 F को वो क्या करेगा, टच करेगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 8 आएगा। यहां पे मैंने इसलिए 4 लिखा था, किसका, यहां पे मैंने S-2 का इसलिए 4 लिखा था क्योंकि ये 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में था Zn प्लस 2। अब मेरे को CaF2 की कोऑर्डिनेशन नंबर लिखनी है, तो पहले लिखा जाता है कैटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद लिखा जाता है एनाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 8:4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8⁴। बात क्लियर, चले आगे। चलो अगला स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। चलो अगली बात सुने, नेक्स्ट देखे Na2O का स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये फ्लोराइड का स्ट्रक्चर का जस्ट रिवर्ट आने वाला है, इसलिए इसे बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर आपको मालूम है, ये तो रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ O-2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर है, जिसका नेगेटिव चार्ज होता है उसकी साइज बड़ी होती है, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उतनी साइज ज्यादा बड़ी होती है। ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि Na प्लस जो जाना चाहिए वो वॉइड में जाएगा और O-2 जो होगा वो मेन एटम बनेगा। यहां तक बात क्लियर है। सेकंड नंबर, O-2 अगर मेन एटम है
तो सीसीपी बनाएगा, इसका मतलब कॉर्नर होगा प्लस फेस सेंटर होगा। Na प्लस डबल रखने हैं तुम लोगों को, Na प्लस रखने हैं डबल, तो इसका मतलब कौन सी वॉइड में भेजा जाए, टेट्राहेड्रल वॉइड में, इसका मतलब बॉडी डायगोनल पे। बात क्लियर, बोलो। थर्ड नंबर बात, Na प्लस की संख्या कितनी होगी, Na प्लस की संख्या, टेट्राहेड्रल वॉइड है तो 8, O-2 की संख्या सीसीपी बनाता है तो 4। अगला पॉइंट, फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं कहूंगा फॉर्मूला सिंपल सा है, Na8O4 या फिर Na2O Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, Z इक्वल टू 4। फोर्थ नंबर पॉइंट पे बात करें, R और A में रिलेशन, Na प्लस O-2 सीसी पे है, इसका मतलब कॉर्नर पे, ये लो कॉर्नर, कौन O-2, ये बॉडी डायगोनल है, तो इसके 1/4 पे कौन है, Na प्लस, टेट्राहेड्रल वॉइड 1/4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ O-2 इज इक्वल टू √3a/4। रट्टा नहीं मारे, देखो सब चीजें समझा के लिखवा रहा हूं। पांचवा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आते हैं। पांचवा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अगर अपन बात करें तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर, Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर, Na प्लस का है टेट्राहेड्रल वॉइड में तो 4, O-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, कैसा है 8, O-2 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 कैसे आएगा, O-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसा आएगा वो समझ ले। दो, O-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, निकटतम Na प्लस की संख्या, निकटतम Na प्लस की संख्या। अब निकटतम Na प्लस लेके आते हैं, कैसे लेके आओगे निकटतम Na प्लस, Na प्लस कहां पे, टेट्राहेड्रल वॉइड में, O-2 कहां पे, कॉर्नर पे, कॉर्नर से 8 बॉडी डायगोनल जाएंगे और 8 बॉडी डायगोनल पे सोडियम होगा, तो 8 को टच करेगा तो O-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। तो Na2O का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो होगा 4:8। कोई दिक्कत, बोलो नहीं। चलो एक लास्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, कुछ पॉइंट बताता हुआ चल रहा हूं, ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है ZnS की तरह होता है, जिंक सल्फाइड के समान होता है, समान होता है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं जिंक ब्लेंड की तरह, जिंक ब्लेंड के समान, ठीक है, जिसमें Zn+2 एंड S-2 को कार्बन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मैंने ये बताया है कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है ना वो ZnS की तरह, किसकी तरह है, ZnS की तरह। ZnS में Zn+2 होता है, S-2 होता है, उन पूरे को जो है वो अपन Zn+2 और S-2 को पूरे को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया, कार्बन परमाणु द्वारा। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, कार्बन परमाणु की लोकेशन क्या क्या होगी, कार्बन परमाणु की लोकेशन कहां कहां पे, तो मैं बोलूंगा, देखो सुनना बात को ढंग से, मैं ऐसे बोलने वाला हूं, कार्बन परमाणु की जो लोकेशन होगी वो ये होगी, Zn+2 कहां पे था, बोलो 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में, ये लो 50% टेट्राहेड्रल वॉइड, प्लस S-2 कहां पे था, CCP, इसका मतलब कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, ये होगा, ये कार्बन परमाणु की लोकेशन आ गई। थर्ड नंबर पॉइंट पे आओ, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या की बात करते हैं। अब कार्बन परमाणुओं की संख्या चाहिए तो एक बात बताओ, 50% टेट्राहेड्रल वॉइड है तो 1/2 × 8 प्लस
कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर इंटू 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर इंटू 1/2 कितने हो जाएंगे 8। तो डायमंड की यूनिट सेल में, डायमंड की यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है 8 होता है। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन को मालूम है रेडियस ऑफ Zn+2 प्लस रेडियस ऑफ S-2 जो था वो √3a/4 था। तो ये रेडियस ऑफ कार्बन हो गया प्लस ये भी रेडियस ऑफ कार्बन हो गया, ये √3a/4 हो गया। तो रेडियस ऑफ कार्बन √3a/8 हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो 5वां नंबर, डायमंड में कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कोई भी लो 4 ही आएगा, कोई भी कार्बन लो 4 ही आएगा। 6 नंबर, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन दक्षता की बात करते हैं। संकुलन दक्षता की बात करते हैं। नीटा इज इक्वल टू कितने कार्बन के परमाणु में बताओ 8 इंटू 4/3 पाई r³ अपॉन a³ इंटू 100। ये हुआ परसेंटेज में चाहिए तो ये हो गया 32 पाई r³ अपॉन 3a³। a की वैल्यू रखो भैया, a की वैल्यू रखो 8 इंटू 8 इंटू 8 r³ अपॉन 3√3, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, r³ से r³ कैंसिल तो सुनना बात को, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, हो गया 16, √3 पाई/16 इंटू 100 ये आएगा। ये अप्रोक्सीमेट 34% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 34% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 34%। बोलो चले आगे। ये सारे स्ट्रक्चर की बात होगी। देखो इसका स्ट्रक्चर ZnS की तरह, ZnS का स्ट्रक्चर याद होगा तो सब कुछ काम आसान हो जाएगा। मैंने एक सारे स्ट्रक्चर में एक ही बात ध्यान रखी है, ये पहला पॉइंट लेके आ जाओ, रेडियस से रिलेटेड सारे काम हो जाएंगे आपके, कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, अपना मालूम चलेगा। अच्छा इसका नंबर डबल आना है तो इसको टेट्राहेड्रल वॉइड में भेजना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा रेडियस रेशियो ये आ रहा है तो इसको इस रेंज में रखना पड़ेगा, तो वॉइड ऑक्टाहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी, क्यूबिकल होगी, सब कुछ अपना मालूम चलता जाएगा। तो पहले आपको ये काम करना है, आप पढ़ते हो तो उस समय आपको पहले रेडियस रेशियो एक बार याद करके फिर इसको एज ए टेबल फॉर्मेट में बनाने की ट्राई करें। ठीक है बात, चले आगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी करवाएंगे, 2-4 क्वेश्चन भी करवाऊंगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की भी बात करेंगे, पहले समझे बात को। नेक्स्ट हेडिंग, ताप एवं दाब का समन्वय संख्या पर, कोऑर्डिनेशन नंबर पर ताप एवं दाब का समन्वय संख्या पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोई परमाणु है और उसके चारों ओर निकटतम परमाणु बहुत ज्यादा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। क्यों, अपन ने बोला ना अधिकतम निकटतम परमाणु की जो संख्या होती है उसी को ही अपन क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर सराउंडेड एटम बहुत ज्यादा होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। बोलो, तो अगर सराउंडेड एटम ज्यादा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। पहले अपन पढ़ते हैं ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैंने ताप बढ़ाया
डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल बढ़ जाएगी, कणों के मध्य की दूरी बढ़ेगी। अगर कणों के मध्य की दूरी बढ़ेगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है, ये समझ में आना चाहिए, रट्टा नहीं मारे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स जो होगी वो कम हो जाएगी। अगर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल कम हो गई तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ में, बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, बस ये ध्यान रखें। अब इसके ऊपर जैसे जनरली क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे सुने बात को, अगर जैसे कोई 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, आपने अगर प्रेशर बढ़ाया तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, तो ये 8:8 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने इसको टेम्परेचर बढ़ाया तो ये 4:4 में कन्वर्ट हो जाएगा। 6:6 का एग्जाम्पल कौन है, NaCl। तो NaCl टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए, मैं NaCl का स्ट्रक्चर नहीं बोल रहा हूं, NaCl टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है, अगर उसका प्रेशर बढ़ाते हो तो वो सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ टाइप का मतलब समझे 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो ZnS टाइप स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4:4। ठीक है बात, बोलो। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताता हूं आपको, ठीक है, जो एग्जाम वगैरह में भी आए हुए हैं, अब उन्हीं की बात करेंगे, अपन उन्हीं से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा जैसे इन स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूं, सबसे पहले स्टेज 4 का ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें यह बोला गया कि AB जो है वो बॉडी सेंटर्ड BCC स्ट्रक्चर में है। ठीक है, एज लेंथ जो है वो 387 पिकोमीटर है। तो बोला गया है कि RA++ RB- इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ऑप्शन देखे क्या दे रखे हैं, 300 पिकोमीटर, 335 पिकोमीटर, थर्ड 250 पिकोमीटर और 200 पिकोमीटर, ये इस टाइप के ऑप्शन दिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, अच्छा BCC से है तो बॉडी सेंटर्ड है, तो A हो जाएगा कॉर्नर पे, B- हो जाएगा कहां पे, या B- हो जाएगा कॉर्नर पे, और A+ कहां पे हो जाएगा, बोलो कहां पे हो जाएगा, बॉडी के सेंटर पे। तो R ऑफ दी A+ प्लस R ऑफ दी B- इज इक्वल टू √3a/2 हो जाएगा। √3 का मतलब होता है √3/2 0.85 इंटू A कितना है 387, है ना। ये एक बात सुनना, अगर ये 400 हो जाता तो उस कंडीशन में ये कितना हो जाता, लगभग 340। तो 340 से कम आना चाहिए, ये बात तो कंफर्म है, 340 से तो कम आना चाहिए, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ थिंग मेरे को ऐसा यहां पे फील हो रहा है कि लगभग जो ये है वो अपन इसको 380 कर दूं और इसको कर दूं 0.9, 342 मतलब 335 पिकोमीटर आ जाएगा। ये देखो कोई ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन और एक और देखें,
सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, जैसे और बता रहा हूं क्वेश्चन। हाँ, जो इसी से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उन्हीं की बात कर रहे हैं अपन। स्टेज फोर्थ का पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बोला कि एज लेंथ ऑफ एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल ऑफ आयोनिक सब्सटेंस इज 508। एफसीसी स्ट्रक्चर टाइप दे रखा है। रेडियस ऑफ कैटाइन 110 पिकोमीटर है, तो बोला रेडियस ऑफ एनाइन कितना होगा। एफसीसी स्ट्रक्चर है तो आपको उसको NaCl जैसा मानना पड़ेगा। किसका जैसा मानना पड़ेगा? NaCl जैसा। और अगर आपने NaCl जैसा माना है तो R ऑफ द कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ द एनाइन इज इक्वल टू A/2। ये 110 प्लस R माइनस इज इक्वल टू 254 आएगा, 254। तो R माइनस जो आएगा 254 माइनस 110 144 पिकोमीटर। कितना हो जाएगा? 144 पिकोमीटर। एक क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन आप और देखें। स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 96 अच्छा क्वेश्चन है। 1 ग्राम NaCl में 1 ग्राम NaCl में कितनी यूनिट सेल उपस्थित है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कितनी यूनिट सेल उपस्थित है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को करना है तो किस टाइप से करेंगे अपन वो देखते हैं। सुनना बात को। मेरे को मालूम है कि NaCl की एक यूनिट सेल में 4 NaCl होते हैं। 4 NaCl होते हैं तो 4 इंटू 58.5 ग्राम होगा, 117 234 ग्राम हो जाएंगे। तो जब 234 ग्राम NaCl होता है तो एक यूनिट सेल होती है, तो 234 ग्राम NaCl में 4 मोल यूनिट सेल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 मोल। क्योंकि ये 4 मोल है, 4 मोल है, तो 1 ग्राम NaCl में कितनी यूनिट सेल हो जाएगी? 4/234 मोल। 4/234 इंटू कितना करना पड़ेगा भैया? बोलो 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 बोलो। 6 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल। 24/234 इंटू 10⁻23, 10⁻22 कर दो। 1 पीछे बच गया, 6 हो गया 0। ठीक है, हो गया 600। 1.02 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल आ जाएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? बोलो बोलो। एक बार देख लेते हैं 1 ग्राम NaCl में कितनी यूनिट सेल उपस्थित होगी। तो अपन ने कहा एक यूनिट सेल में 4 NaCl होते हैं ना, 4 NaCl। 58.5 हो गया इंटू 4, 117 और 234 ग्राम। अगर 234 ग्राम NaCl होता है तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ये आएगा, गड़बड़ कर दिया। एक यूनिट सेल में 4 NaCl होते हैं, तो 6/234 इंटू 10⁻23, तो 600/234 इंटू 10⁻31। 234 का हो गया 468, 468 का हो गया 132, तो 132 से हो जाएगा कितना?
1320 5 बार तो जाएगा ही, बच जाएगा, इतनी यूनिट सेल हो जाएगी, इतनी यूनिट सेल हो जाएगी। ठीक है बात। चलो अब आगे बात करते हैं डिफेक्ट से रिलेटेड। ये आयोनिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी बात हो गई, क्वेश्चन भी बता दिए मैंने 3-4। सॉलिड में, ठोसों में दोष, डिफेक्ट होता क्या, बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, किसे बोलेंगे डिफेक्ट। दो, अगर सॉलिड में एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है किसी एक रेगुलर पैटर्न के लिए, भले एक अपन ने क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे बोला था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसा ठोस होता है जिसमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। अगर किसी रेंज पर अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है तो उसमें उसको क्या बोलेंगे कि ठोसों में क्या उत्पन्न हो गए हैं, ठोसों में दोष उत्पन्न हो गए। क्या उत्पन्न हो गए, ठोस में दोष उत्पन्न हो गए हैं। तो मैं ऐसा बोलूं क्या कि ठोसों में अवयवी कणों की अव्यवस्था के कारण, अवयवी कणों की अव्यवस्था के कारण दोष उत्पन्न होते हैं। ठोसों में अवयवी कणों की अव्यवस्था के कारण क्या उत्पन्न होते हैं, दोष उत्पन्न होते हैं। डिफेक्ट जो होता है वो अवयवी कणों की क्या हो जाए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके क्या हो जाए, इरेगुलर अरेंजमेंट हो जाए, उनका रैंडम अरेंजमेंट हो जाए, तो उससे क्या बोलते हैं, दोष उत्पन्न हो गया, डिफेक्ट हो गया। दोष के कारण क्या होंगे, दोष के कारण दोष के क्या कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है बनाने की विधि पर, ठोस बनाने की विधि पर। आपको मालूम है कि अगर स्लोली कूलिंग करवाते हैं, धीमे धीमे कूलिंग करवाते हैं तो क्रिस्टलाइन ठोस बनता है, और फास्ट कूलिंग करवा देते हैं तो अक्रिस्टलीय। तो अगर आपने कहीं पर टेम्परेचर जो है वो सही नहीं रखा, टेम्परेचर सही नहीं रखा का मतलब क्या, 1 मिनट में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करना था, कूलिंग करनी थी, कहीं पे आपने 1 मिनट के लिए 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उस 1 मिनट में जो पार्टिकल अरेंज हुए ना उनमें इरेगुलरिटीज रहेगी। तो ठोस बनाने की विधि के ऊपर। दूसरा, अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने पर अगर आप इंप्योरिटी भी मिलाओगे तो भी क्या डेवलप हो जाएगा, डिफेक्ट। थर्ड नंबर, तापमान बढ़ाने पर। देखो क्या होता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर सॉलिड के अंदर पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट भी नहीं करते और उनका एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, और फिक्स अरेंजमेंट होता है और वो किसी भी टाइप का कोई भी डिफेक्ट शो नहीं करते। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। इसकी वजह से क्या डेवलप होती है, डिफेक्ट, दोष उत्पन्न होती है। तो दोष होता क्या है, अवयवी कणों की अव्यवस्था के कारण। रीजन क्या है, ठोस बनाने की विधि पर, अशुद्धि मिलाने पर और तापमान बढ़ाने पर। अगर डिफेक्ट आएगा तो अपन ने बोला अव्यवस्था उत्पन्न होती है, मींस रैंडमनेस होती है। तो रैंडमनेस को अपन क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। तो कभी भी अगर ठोसों में दोष के कारण या डिफेक्ट के कारण, दोष तो नहीं है, दोष है, ठोसों में दोष के कारण एंट्रोपी बढ़ती है। तो एक ही अपना फिक्स पॉइंट होगा हमेशा कि एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देख ले, किसी भी डिफेक्ट के कारण, किसी भी डिफेक्ट या दोष के कारण धातु की या क्रिस्टल की
विद्युत उदासीनता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, उदासीनता बनी रहती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। क्या रहती है? मेंटेन रहती है। अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, तो डिफेक्ट कैसा भी हो हमेशा विद्युत उदासीनता क्या रहेगी? बनी हुई रहेगी। इस पॉइंट को मैं ध्यान में रखूंगा। डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट, ठोसों में दोष दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, एक होता है स्टोइकियोमेट्री, रस समीकरण मिति दोष, और एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री या अस्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री या अरस समीकरण मिति दोष। स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। हरी बात समझ में? स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पाई जाएगी। अब एक एक करके इनको देख लेते हैं और फिर बेसिक डिफरेंस वगैरह इनकी बात करेंगे। चलो, सबसे पहले मैं हेडिंग लगा रहा हूं इसमें, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, रस समीकरणीय दोष। रस समीकरणीय दोष। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होना चाहिए? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इस प्रकार की डिफेक्ट में यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, इंपेरिकल फॉर्मूला परिवर्तित नहीं होता है। यदि यौगिक का मूलानुपाती सूत्र परिवर्तित नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं? रस समीकरणमितीय दोष बोलते हैं। इस प्रकार के डिफेक्ट में यौगिक का मूलानुपाती सूत्र परिवर्तित नहीं होता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं? रस समीकरणमितीय दोष। एग्जाम्पल देखें, जैसे NaCl का फॉर्मूला होता है Na4Cl4, इसमें से एक Na प्लस एंड Cl माइनस को हटा दिया जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na3Cl3। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaCl। अगर परिवर्तित नहीं होता है तो उसे बोलते हैं रस समीकरणमितीय दोष। कहां हुआ परिवर्तित? इंपेरिकल फॉर्मूला सेम ही। कौन कौन सी होती है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट? कौन कौन सी होगी? तीन होती है। कौन 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 सी? पहला स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की। दूसरा फ्रेंकेल डिफेक्ट, और तीसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतराकाशी योग। ठीक है, सेकेंड नंबर बात करते हैं अरस समीकरणमितीय दोष की। अरस समीकरणमितीय दोष की। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। किसकी बात करें? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, अरस समीकरणमितीय दोष की बात करते हैं। क्या होता है? ठीक है, दो सिंपल सा बात है।
इस प्रकार के डिफेक्ट में मूलानुपाती सूत्र परिवर्तित नहीं होता था रस समीकरणीय मिति में, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार के डिफेक्ट में यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र परिवर्तित होता है। इस प्रकार के डिफेक्ट में यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? परिवर्तित होता है। एग्जाम्पल, FeO में अरस समीकरण मितीय दोष के कारण अरस समीकरण मितीय दोष के कारण FeO में अरस समीकरण मितीय दोष के कारण इंपेरिकल फॉर्मूला ये हो जाता है Fe0.94O। तो पहले था 1:1, क्या 1:1 है क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला चेंज हो गया ना, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? अरस समीकरण मितीय दोष बोलेंगे। ठीक है। और देखिए इसके अंदर कौन कौन से टाइप होते हैं। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के कौन से टाइप होंगे? डिफेक्ट के प्रकार 3 टाइप की डिफेक्ट होती मेनली। ये पहला धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, 2 कारण से। एक तो होगी ऋणायन रिक्तिका के कारण, ऋणायन रिक्ति के कारण ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। एक होगी धनायन आधिक्य के कारण। एक तो धनायन का आधिक्य हो जाए या ऋणायन की रिक्ति। दो मेटल को एक्सेस में रखना है, धातु को आधिक्य में रखना है, तो या तो ऋणायन हटा दो या खुद धातु मतलब धनायन जोड़ दो। तो 2 कारण हो गए, ऋणायन की रिक्तिका के कारण या धनायन के आधिक्य का कारण। और दूसरा है धातु न्यूनता दोष, धातु न्यून डिफेक्ट। ये 2 टाइप की डिफेक्ट है। ठीक है। अब कभी कभार देखो, जैसे इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जैसे ये दे दिया कि Ni098O में निकल Ni+2 N+3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, तो यौगिक में Ni+2 का प्रतिशत ज्ञात करो। मैंने इसको ऐसा मान लू क्या? ये पॉइंट हटाया, अपॉन में आया, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। निकल 98O 100। मैंने माना इसके अंदर निकल +2x है, तो निकल +3 कितना हो जाएगा? 98 - x। चार्ज बैलेंस करो। क्या बैलेंस करना है? चार्ज, आवेश को बैलेंस कर दो। कैसे करोगे? +2 का है x, +3 का है 98 - x। जितना पॉजिटिव है उतना का उतना माइनस का होना चाहिए, तो ये लो 200। ठीक है, 294 हो जाएगा, तो x बराबर जो आएगा वो आएगा 94। मेरे को तो प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत ऑफ निकल +2 इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाई 98 इंटू 100। 96% के आसपास आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चले आगे। कर लोगे ना इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होगा तो? ओके मामला। ये मैंने बेसिकली बता दिया डिफेक्ट होता क्या है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होती है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होती क्या क्या है। अब अपन आगे बात करते हैं। पहले स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में 2 टाइप की डिफेक्ट आ रही है, शॉर्ट की और फ्रैंकल। शॉर्ट की और फ्रैंकल।
पहले अपन उसमें डिफरेंस देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलो एक एक डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की डिफेक्ट समझे पहले। ये आइडियल क्रिस्टल होता है, जैसे मान लो ये इस टाइप से a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, यहां पे b माइनस आ जाएगा, a प्लस आ जाएगा b माइनस। ये AbCl का आइडियल क्रिस्टल है। कैसा है? आइडियल क्रिस्टल। अब शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होगा? अगर शॉर्ट की डिफेक्ट आई तब क्या होगा? a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस एक धनायन और एक ऋणायन क्या हो गया? मिसिंग हो गया। ये शॉर्ट की डिफेक्ट हो गई। कौन सी डिफेक्ट हो गई? शॉर्ट की डिफेक्ट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सुने बात को। इस प्रकार की डिफेक्ट में पहला पॉइंट लिख रहा हूं, शॉर्ट की डिफेक्ट में समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। पहली बात क्लियर? बोलो, बात क्लियर है? इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन क्या हो गए? मिसिंग हो गए। ये तो बात समझ में आई। इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन क्या है? मिसिंग है। ठीक है बात। सेकेंड नंबर बात सुने, सेकेंड नंबर बात सुने आप। सेकेंड नंबर क्या? ये डिफेक्ट उन आयनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च एवं धनायन एवं ऋणायन का अंतर, ऋणायन के आकार का अंतर नगण्य होता है। धनायन एवं ऋणायन के आकार का अंतर भी क्या हो? नगण्य हो। उनमें ये क्या होगी? पाई जाएगी डिफेक्ट। तो पहला
स्वॉट की डिफेक्ट समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अगर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, और ये डिफेक्ट उन आयनिक यौगिकों में पाई जाती है, ये डिफेक्ट उन आयनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, हाई हो, एवं धनायन एवं ऋणायन के आकार का अंतर क्या हो, नगण्य हो। धनायन एवं ऋणायन के आकार का अंतर क्या हो, नगण्य हो। जैसे एग्जाम्पल देखें, NaCl हो गया, KCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। ये इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, RbCl, ये जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो इसके होंगे। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट क्या क्या हुआ वो देखते हैं अपन। घनत्व कम होगा क्या, मैंने कहा देखो आयतन तो वो कम है, लेकिन दो आयन कम हुए तो द्रव्यमान कम हो गया, तो घनत्व घटता है, ये लो। चौथा नंबर पॉइंट, एंट्रोपी मैंने पहले ही लिखा दी, बढ़ेगी, ये लो। विद्युत उदासीनता कायम है। अगला नंबर, पांचवा नंबर पॉइंट देखें, पहले आयन मूवमेंट नहीं कर पाते थे, तो इसकी जो चालकता थी वो क्या आती थी, कम आती थी। लेकिन इस बार खाली जगह हो गई तो ये आयन यहां पे मूवमेंट कर सकता है। आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, एवं आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी। मेरे को एक चीज बताओ, ये किस टाइप का जो है वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, खाली जगह है, होल है, आयनों की गतिशीलता बढ़ती है एवं पी प्रकार के अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। इसकी भांति, पी प्रकार के अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। ये मेन पॉइंट ध्यान रखने 5, ठीक है। ये स्वॉट की डिफेक्ट से रिलेटेड बात होगी। अब बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। पहले डायग्राम बना लेते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट का। फ्रैंकल डिफेक्ट कैसा आएगी, ये लो, a प्लस बी माइनस ए 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 प्लस बी माइनस, ये फ्रैंकल डिफेक्ट है। ऐसा केस होता है तब, ये फ्रैंकल डिफेक्ट है जब ऐसा केस होता था। क्या डेफिनेशन बनेगी, फ्रैंकल डिफेक्ट में, फ्रैंकल डिफेक्ट में, किसमें, फ्रैंकल डिफेक्ट में सामान्यतः धनायन अपनी जालक स्थिति को छोड़कर कहां चला गया बताओ, अंतराकाश में, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, अंतराकाशी स्थल, अंतराकाश में चला जाता है, चला जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट, ये डिफेक्ट उल्टा कर दो, ये डिफेक्ट उन यौगिकों में पाई जाती है, उन यौगिकों में पाई जाती है, उन यौगिकों में पाई जाती है जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर निम्न एवं धनायन एवं ऋणायन
के आकार का अंतर अधिक हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अपने पास तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका क्या, ZnS, AgI, AgBr, कैडमियम सल्फाइड, ETC। ठीक है, चलो इफेक्ट देखते हैं। घनत्व समान रहेगा, कुछ हुआ ही नहीं, घनत्व सेम रहेगा। फोर्थ नंबर, एंट्रोपी बिल्कुल बढ़ेगी साहब। पांचवा पॉइंट, चालकता बढ़ती है, क्योंकि आयनों का मूवमेंट बढ़ता है, चालकता बढ़ती है, एवं पी प्रकार के अर्धचालक की तरह की भांति व्यवहार करता है। हो गया दोनों टाइप की डिफेक्ट। ये हो गया शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट। एक बात ध्यान रखिए, स्टार पॉइंट बता रहा हूं, AgBr जो है, AgBr दोनों प्रकार मतलब शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट प्रदर्शित करता है। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों प्रकार की डिफेक्ट कौन शो करेगा, AgBr। चले आगे, चलो हाँ आगे देखिएगा, आगे बात करेगा अपन तो थर्ड नंबर था अंतराकाशी, इंटरस्टिशियल वॉइड। अंतराकाशी रिक्ति, इंटरस्टिशियल वॉइड। इंटरस्टिशियल वॉइड, अंतराकाशी रिक्ति। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर एक ही लाइन लिखा रहा हूं, यदि कोई बाह्य परमाणु, ये स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का एग्जांपल है, फॉर एन एटम, यदि कोई बाह्य परमाणु क्रिस्टल जालक के रिक्त स्थान में प्रवेश कर जाता है तो उत्पन्न दोष को अंतराकाशी या अंतराकाश रिक्ति कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अंतराकाश रिक्ति कहते हैं। ठीक है, बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्रिस्टल का घनत्व, देखो द्रव्यमान बढ़ गया एक नया आयन आने से, तो क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो खाली जगह है उसमें कोई नया एटम आ जाएगा, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला तो चेंज अभी भी नहीं हुआ, अभी भी AB का AB ही है। ठीक है, वो फॉरेन एटम को अपन काउंट करेंगे नहीं। ये अंतराकाशी रिक्ति होती है। अब अपन आते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो 3 टाइप की है। ठीक है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो 3 टाइप की होने वाली है, कौन कौन सी। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऋणायन रिक्तिका के कारण, ऋणायन रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, ड्यू टू एनाइन वैकेंसी।
धातु न्यूनता के, धातु आधिक्य दोष है किसके कारण है? ऋणायन रिक्ति के कारण। मैं डायग्राम बना रहा हूं, समझे बात को। आपको पहले ही लिखा दिया गया, जब भी डिफेक्ट आएगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो वो तो हर पॉइंट में लिखना है कि एंट्रोपी बढ़ेगी। एक तो एक विद्युत उदासीनता का ध्यान रखना, बनाए हुए रखनी। ठीक है, जैसे मान लो पहले ये ए प्लस था, बी माइनस था, ए प्लस था, बी माइनस था, ये इस टाइप से चल रहा था। ये आइडियल क्रिस्टल होता था। अब मैंने क्या किया, यहां से एक ऋणायन जो है वो अपने जालक स्थान को छोड़कर बाहर चला जाए, चला गया। अब विद्युत उदासीनता बनाए रखनी है, तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए मैंने यहां पे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये जो सेंटर बना है ना, ये पूरा, इस सेंटर को अपन क्या कहते हैं, एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। एफ जर्मन वर्ड है, कैसा वर्ड है, जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है, एफ का मतलब फार्ब, फार्ब का मतलब होता है रंग उत्पन्न करने वाला, कलर डेवलप करने वाला। तो मैं ऐसा बोलूंगा इसके अंदर कि इस प्रकार के डिफेक्ट में, इस प्रकार की डिफेक्ट में एक ऋणायन जालक स्थान को छोड़कर बाहर चला जाता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है एवं उस केंद्र को एफ सेंटर कहते हैं। जितने ज्यादा अधिक एफ सेंटर होंगे उतना ही कलर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं ऐसा बोल दूं कि इंटेंसिटी ऑफ कलर जो होगी, रंग की तीव्रता जो होगी, इस समानुपाती एफ केंद्रों की संख्या। एफ केंद्रों की संख्या, इंटेंसिटी ऑफ कलर जो होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आनी चाहिए, एफ सेंटर की संख्या के। एफ सेंटर जितने ज्यादा होंगे उतने ही कलर क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। हाँ, डेंसिटी बिल्कुल कम हुई है साहब, एंट्रोपी बढ़ी है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, चालकता बढ़ेगी। प्योर आयन इलेक्ट्रॉन आ गया, और इलेक्ट्रॉन आता है तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है या एन टाइप का, एन टाइप का। ठोस एन प्रकार के चालक अर्धचालक की भांति व्यवहार करेगा। एन प्रकार के अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। ठोस जो है वो एन प्रकार के अर्धचालक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है बात, चले आगे, सुने बात को। ये अपनी बात हो गई, एफ सेंटर डेवलप करेगा, सब कुछ बात हो गया। डेंसिटी, एंट्रोपी, कंडक्टिविटी, ठोस एन प्रकार के अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। अब अपन आगे बात करें, सारी बात हो गई कि कुछ बाकी है? मेरे हिसाब से तो सारी बातें हो गई। एंट्रोपी की बात हो गई, कंडक्टिविटी की बात हो गई, एफ सेंटर की बात हो गई, एन प्रकार के अर्धचालक हो गए। हाँ, एग्जाम्पल क्या होगा, देखो ये ऐसा नहीं लग रहा कि आयन छोड़ के बाहर गया, शॉर्ट की डिफेक्ट में भी ऐसा होता था। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, इस प्रकार की डिफेक्ट, 7वां नंबर पॉइंट, इस प्रकार की डिफेक्ट
उन यौगिकों में पाई जाती है तो इस प्रकार की डिफेक्ट उन यौगिकों में पाई जाती है जो शॉर्ट की डिफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। कलर शो होगा, मालूम है ना। एग्जाम्पल, NaCl को आदिक्य सोडियम में गर्म करने पर येलो कलर, KCl को आदिक्य पोटेशियम में गर्म करने पर वॉयलेट कलर, और LiCl को आदिक्य लिथियम में गर्म करने पर पिंक कलर देता है। कौन सा कलर देता है? पिंक कलर। तो ये F सेंटर की वजह से कलर आ रहा है। अब अपन बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस कैटाइन। आदिक्य धनायन के कारण आदिक्य धनायन के कारण धातु आदिक्य दोष। आदिक्य धनायन के कारण धातु आदिक्य दोष। देखो क्या हो गए, डायग्राम बना ले पहले। चलो डायग्राम बना लेता हूं मैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, ये लो। ये है A+B-A+B- इस टाइप से रहेगा। धातु आदिक्य में आना चाहिए। ये लो, धातु आदिक्य में आ गया, A+ यहां पे आके ट्रैप हो गया। विद्युत उदासीनता बनाई रखनी है तो क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन भी लेके आना पड़ेगा, हाँ भैया, ये इस टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है ना, N प्रकार की बात है, सही बात है, ठीक है, ये बन गया। तो मैं बोल दूं क्या कि इस प्रकार के डिफेक्ट में एक धनायन जो होता है, एक आदिकीय धनायन अंतराकाशी स्थान में आकर जमा हो जाता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को भी क्या किया जाता है? बताओ, ट्रैप करवाया जाता है। तो मैं 2 पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं सीधा पॉइंट ये लिख रहा हूं, घनत्व बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, चालकता बढ़ेगी, एवं ठोस इलेक्ट्रॉन है तो N प्रकार के अर्धचालक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, ये फ्रैंकल डिफेक्ट की तरह नहीं हो गया क्या? इस प्रकार की डिफेक्ट उन यौगिकों में पाई जाती है जो फ्रैंकल डिफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे
जिंक ऑक्साइड को अगर आप जब गर्म करते हो तो बनाता है Zn+2 प्लस हाफ O2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हाफ O2 गैस तो उड़ गई। ये Zn+2 आयन जो होता है ये क्रिस्टल में जाके ट्रैप हो जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी ट्रैप हो जाते हैं। तो जिंक ऑक्साइड जो होता है व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब आप इसे हीट करते हो तो बनता तो Zn ऑक्साइड ही है, लेकिन कैसे कलर का? येलो कलर। ये येलो कलर कहां से आ गया? इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से आया। किसकी वजह से आया? 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है। ठीक है बात। लास्ट डिफेक्ट देखे, लास्ट डिफेक्ट देखो, लास्ट डिफेक्ट देखे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष, इसके बारे में बात करनी है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। क्या होती है, सुने बात को। धातु कम करना है, इस बार कम कर देंगे। जैसे ये है A प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस, यहां से एक मैंने धातु हटा दिया। अब विद्युत उदासीनता बनाई रखनी है, तो नेगेटिव चार्ज तो है 8, पॉजिटिव चार्ज है 7, तो मैंने क्या किया, इस एक की वैलेंसी को चेंज कर दिया A+2, विद्युत उदासीनता कायम हो गई। तो देखो ये जो डिफेक्ट है, ये जो डिफेक्ट है, इस प्रकार की डिफेक्ट में सामान्यतः धनायन, या धनायन ही बोलेंगे अपन, सामान्यतः नहीं, धनायन अपने क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चला जाता है एवं विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए दूसरा धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को क्या कर लेता है, बढ़ा देता है। इसका मतलब ये डिफेक्ट जो होगी, इस प्रकार की डिफेक्ट संक्रमण धातुओं द्वारा, जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण धातुओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इफेक्ट क्या हुआ वो देख ले, डेंसिटी कम हो गई, एंट्रोपी बढ़ गई, ठीक है, चालकता बढ़ गई। किस टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। इसका अगर एग्जांपल लेना है, Fe0.94O मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का एग्जांपल है, ठीक है, बोलो। चले एक क्वेश्चन करवाता हूं इंप्योरिटी डिफेक्ट के ऊपर, इंप्योरिटी इफेक्ट के ऊपर सीधा एक क्वेश्चन करवाते हैं। NaCl में
10⁻³ मोल प्रतिशत SrCl2 मिलाने पर बनने वाली धनायन रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। मेटल अगर आपने SrCl2 मिलाया, इस टाइप का मेटल मिलाया NaCl में, तो बोला कि धनायन रिक्तिकाओं की संख्या बताओ। ठीक है, कैटाइन वैकेंसी बतानी आपको कितनी बनेगी। एक बात सुने, अगर ये NaCl का स्ट्रक्चर होता, जैसे यहाँ पे A+ होता, यहाँ पे भी A+ होता, मैं जैसे ही यहाँ पे A+2 लिखता तो यहाँ पे एक खाली जगह करनी पड़ती, मैं यहाँ पे A+3 करता तो 2 खाली जगह करनी पड़ती। तो इसका मतलब ये है SrCl2 मिलाने पर एक धनायन रिक्तिका बनेगी। ये बात समझ में आ रही है? +3 मिलाते तो 2 मिल जाती। मैंने कितना 10⁻³ मोल प्रतिशत मिलाने पर, मोल प्रतिशत को मोल में कन्वर्ट कर दिया तो 10⁻5 मोल धनायन रिक्ति बनेगी। बोलो तो कितनी हो जाएगी? इतनी धनायन रिक्तिका बन जाएगी। कितनी? ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बात? ये वॉइड वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट, सॉलिड कंप्लीट। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको एनसीईआरटी में से बस रीड करनी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के एग्जांपल याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक किसे कहते हैं, इनके एग्जांपल याद रखें। ठीक है बात? चलो यहां तक करना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, यहां तक कर लेना। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। अधिशोषण पढ़ के आए, उससे रिलेटेड अपन बात करने वाला है। ठीक है, ओके।